हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता और आज हम लोग करने वाले हैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पार्ट 3 है हमारी वीडियो का। सेट सी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो पार्ट्स में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर चुकी हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये है द रिनॉल्ड हॉस्पिटल एडमिट्स 200 पेशेंट्स एवरी डे. 1% of the patient on an average requires special room facilities. On one morning, it was found that only one special room is available. What is the probability that more than 3 patients would require special room facilities? अब देखो, पहले तो क्योंकि theoretical distribution का क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, एकदम से क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है, बाइनोमियल है कि पॉइसन है, ये बताया नहीं है। पर हमें पता चल सकता है अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो पॉइसन की। सो पॉइसन में यू नो दैट n जो होता है इट इज लार्ज, इट टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज इट इज लार्ज, और जो p की वैल्यू होती है दैट इज स्मॉल। और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो पेशेंट्स हैं वो कितने 200 हैं, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। तो n है आपका 200 और आपका प्रोबेबिलिटी के पेशेंट को स्पेशल रूम फैसिलिटी चाहिए होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, विच इज वेरी वेरी लेस। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉइसन का क्वेश्चन है। और अगर कोई क्वेश्चन पॉइसन का है तो उसका पैरामीटर यानी कि मीन हमें पता होना चाहिए, वरना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप इस डेटा को लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास n है 200 और p है आपके पास 1%, ठीक है। तो आपका मीन आपको चाहिए m, और m कुछ नहीं होता है, n इंटू p होता है। सो 200 इंटू 1% अगर मैं करूं तो 2, यही मेरे पास क्या है, मीन मिल गया, m मिल गया, जो कि पॉइसन का पैरामीटर होता है। नाउ अब जो भी पूछ रहे हैं वो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी दिन पे 3 से ज्यादा पेशेंट को फैसिलिटी चाहिए होगी, यानी कि x क्या है, x इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 निकालने से बेटर है कि हम क्या निकालें, हम निकालें 0, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी एंड 3 की प्रोबेबिलिटी, और इसे हम माइनस कर दें 1 से। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना, मोर देन 3 बोला है, 3 और मोर नहीं बोला है, ठीक है। 3 से ज्यादा चाहिए, तो 3 से ज्यादा चाहिए तो क्या नहीं चाहिए, 0, 1, 2, 3 नहीं चाहिए। तो हम वो निकाल लेंगे और उसे 1 से माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल सकता है। सो नाउ क्योंकि पॉइसन का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा फॉर्मूला पता है इसका, दैट इज e raised to minus m, m raised to x by x फैक्टोरियल, इससे निकलेगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो e raised to minus m की वैल्यू अगर क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहला काम यही करो, इसको ढूंढ लो, ठीक है। सो e raised to minus m इस केस में है e raised to minus 2, इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.7182, राइट। तो दिस इज 2.71828 माइनस 2 है पावर, तो दिस इज 2.71828 नीचे चला जाएगा। उस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो यही सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आपको मिलेगा 0.1353। दिस इज वैल्यू ऑफ e raised to minus 2। e raised to minus 2 की वैल्यू हमारे पास ये रही, e raised to minus 2 की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमने यही ढूंढी। अब हमें जो निकालना है वो हम निकाल लेते हैं। हमें निकालना है P0, P1, P2, P3, फिर उसे 1 से माइनस कर देना है। तो हम निकाल रहे हैं P0, P1, P2 एंड P3, जल्दी से कर लेंगे। सो P0 के लिए फॉर्मूला लगेगा e raised to minus 2, फिर आएगा 2 raised to 0 by 0 फैक्टोरियल, e raised to minus 2, 2 raised to 1 by 1 factorial. This is e raised to minus 2 by 2 factorial, e raised to minus 2, 2 raised to 3 by 3 factorial, that is 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले तो हम e raised to minus 2 इनमें से हम कॉमन ही ले लेते हैं। सो 1 माइनस तो है ही, हम कर रहे हैं e minus 2 कॉमन, अंदर देखेंगे क्या बचता है। सो अगर आप देखो तो ये 2 raised to 0 जो कि 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये कुछ नहीं है, 1 by 1, 1 by 1 is 1 only, राइट।
यहाँ पे अगर हम देखें e raised to -2 तो चला गया, 2 raised to 1 is 2 and 1 factorial is 1, so it is 2 by 1, ये बचेगा 2 यहाँ पर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 2 raised to 2 that is 4 by 2 factorial, 2 factorial 2 ही होता है, यानी कि 4 by 2 यानी कि 2 है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 raised to 3 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो 8 by 6 लिखेंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करके आप लिख सकते हैं 4 by 3 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बचा। अब हम e raised to -2 की वैल्यू तो ऑलरेडी ढूंढ ही चुके थे, तो यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं उसे, सो दैट वाज 0.1353 and it is multiplied by all this, so पहले हमें इसे इंटरनली सॉल्व करना पड़ेगा। so ये क्या हो रहा है, देखो 1 this is 5, this is 5 plus 4 by 3, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे so ये हो जाएगा 1 minus 0.1353 into, देखो ये कैसे हो जाएगा, आप अगर 3 LCM में ले लें, so this would be 15 plus 4 that is 19 by 3, ये 19 by 3 हो जाएगा, है ना समझ में। हमें क्या करना है, ये करना है, ठीक है। so 5 plus 4 by 3, तो अगर LCM ले लें तो 3 होगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो that would be 15 plus 4, इसलिए 19 by 3, तो 19 by 3 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी e raised to 2 की वैल्यू से, so 19 by 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.1353 से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.8569, ऐसा कुछ आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो फिर आप इसे 1 से माइनस करेंगे तो योर आंसर वुड बी 0.143, सो 143 के जैसा अब हमें आंसर मिल रहा है, 143 आंसर मिल रहा है हमें। और हम देख लेते हैं कि ऐसा कुछ आंसर हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं। सो आंसर में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 0.1428 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.143, तो यही आंसर है जो सबसे क्लोज है हमारे, हमें जो आंसर मिला है उससे। यहाँ पे डेसिमल वगैरह का खेल है, इसलिए थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंस हो सकता है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है, तो हमें मान सकते हैं कि कैलकुलेशन हमने सही करी है, ठीक है, राइट। सो मैंने दोबारा वेरीफाई किया, यही हो रहा है। सो अब आपको मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ था कि पॉइसन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। सो यहाँ पे n लार्ज है और p स्मॉल है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे पॉइसन की हेल्प से इसको निकाला है। हमें ग्रेटर देन 3 चाहिए था, इसलिए हमने वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, 3 निकाल के उसे 1 से माइनस करना सही समझा। एंड देन आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, P0 की, P1 की, P2 की, P3 की, अपने हिसाब से आप अलग से इनको निकाल लीजिए, एंड देन उन सबको ऐड करके उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही है ऐड देम एंड माइनस कर दो आप उसे 1 से, दैट बिकम्स योर आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप किसी तरीके का मेथड फॉलो करें, कई लोग P0 पहले निकाल देते हैं, P1 अलग से निकालेंगे, P2 को सबको ऐड करेंगे, सो दैट कैन बी योर मेथड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में तो साफ साफ दिया है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और मीन भी अगर आप देखें तो मीन गिवन है 1.2, यस। और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ कार हायर फर्म हैज 2 कार्स, तो एक कंपनी है जो कार क्या देती है, रेंट पे देती है, और उनके पास सिर्फ 2 ही कार्स हैं, राइट। द नंबर ऑफ द डिमांड पर डे फॉर द कार फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ द डेज ऑन व्हिच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब कंपनी जो है वो डिमांड रिफ्यूज कर रही है, यानी कि उनकी कार की डिमांड है मार्केट में, पर फिर भी वो मना कर रही है, रेंट पे दे नहीं रही है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कंपनी मना कर देगी, डिमांड है लेकिन फिर भी देने से मना कर देगी, उन दिनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब वैसे देखो कि कंपनी मना क्यों करेगी, कंपनी डिमांड को कब मना करेगी, कोई भी कंपनी देखो अगर उसके पास प्रोडक्शन है तो डिमांड को फुलफिल करके प्रॉफिट कमाएंगे ना। आप डिमांड को मना कब करोगे, जब डिमांड आपकी कैपेसिटी के ऊपर जा रही है, राइट। कंपनी के पास 2 कार है, अगर 2 कार से ज्यादा डिमांड आती है, 2 कार से ज्यादा है कि रेंट की डिमांड है मार्केट में उनकी कार,
हायर पे ज्यादा जने मांग रहे हैं तो दे थोड़ी ना पाएंगे। यानी कि अगर अगर आपका जो x है वो हो जाए ग्रेटर देन 2 तो आपको डिमांड मना करनी पड़ेगी। लोग मांगेंगे तब भी आप दे नहीं पाओगे। हमें यही निकालना है। हमें निकालना है कि कंपनी जो है वो डिमांड को मना कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 ही है। ठीक है, कहने का ये मतलब है ग्रेटर देन 2 होगी तभी तो मना करेंगे ना। ये प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 तो हम नहीं ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, 0, 1 एंड 2 को ढूंढेंगे एंड देन उसे हम 1 से माइनस कर देंगे, जैसा अभी किया था पिछले क्वेश्चन में से। लेकिन वो सब करने के लिए हमारे पास m है, यस m है, पैरामीटर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे हमें e रेस टू 1.2 की वैल्यू गिवन है, जबकि हमारे को सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है e रेस टू माइनस m की वैल्यू, ना कि e रेस टू m की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस वैल्यू को ऐसे ही मत उठा के सॉल्व कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करते हैं अभी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन क्योंकि पॉइसन का क्वेश्चन है सबसे पहले हम e रेस टू माइनस m की वैल्यू ढूंढ लेंगे। इस क्वेश्चन में m है मेरे पास 1.2 और हमारे को क्वेश्चन में ही e रेस टू m की वैल्यू अवेलेबल है, और e रेस टू m की जो हमें यहाँ पे वैल्यू इन्होंने दे दी है दैट इज 3.32। ठीक है, e रेस टू m की वैल्यू है 3.32 एंड देयरफॉर e रेस टू माइनस m की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू m एंड दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3.32। ठीक है, हमको e रेस टू माइनस m चाहिए, ना कि e रेस टू m। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू m करेंगे तो हमें e रेस टू माइनस m मिल जाएगा। इसलिए हमें 1 डिवाइडेड बाय 3.32 करना पड़ेगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 3.32 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 0.3012 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ e रेस टू माइनस m या e रेस टू माइनस 1.2। सो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू। वंस ये हमारे पास है उसके बाद तो हम ढूंढ सकते हैं जो हमें ढूंढना है। हमें चाहिए x ग्रेटर देन 0, हम करेंगे 1 माइनस p0 p1 p2, राइट। p0 क्या होगा, दैट वुड बी e रेज टू माइनस m, यहाँ पे तो हमारे पास m है, सो e रेज टू माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेज टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल। एक्चुअली देखो तुम याद ही रख लो ये चीज, p0 की वैल्यू हमेशा होती है e रेज टू माइनस m के बराबर ही होती है। ठीक है, p0 की वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। हम बार बार लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में हम ये बार बार नहीं लिखना चाहिए, पता ही होना चाहिए कि e रेज टू माइनस m ही होता है p0 की वैल्यू, राइट। और p1 की वैल्यू भी अगर आप देखें तो ये होती है e रेज टू माइनस m रेज टू 1 बाय 1। अल्टीमेटली इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, e रेज टू माइनस m इंटू m के बराबर होती है, किसकी, p1 की। ठीक है, लेकिन सबको ये समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। तो दिस इज 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 1/2 रेज टू 2 बाय 2 फैक्टोरियल। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम e रेज टू 1/2 इसमें से हम कॉमन ही ले लेंगे। सो इससे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है। सो जैसे कि मैंने बताया ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1/1 कितना होगा, 1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज 1/2 रेज टू 1, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1। सो 1.2 ही रह जाएगा, 1.2 रेज टू 1 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज 1.2 रेज टू 2, दैट इज स्क्वायर करना है हमें इसका, और फिर डिवाइड करना है हमें 2 फैक्टोरियल से, जो कि 2 ही होता है। सो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.7, राइट। यस, बस अभी हमारे पास वैल्यू है हमारे पास e रेज टू माइनस 1.2 की, एंड दैट इज 0.3012 ये वैल्यू है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब से, इनके टोटल से। तो इसका टोटल अगर आप निकालते हो तो दैट वुड बी 2.92, राइट। सो अल्टीमेटली अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 0.8795, और माइनस करेंगे 1 से तो इट वुड बी 0.1205। सो दैट बिकम्स योर आंसर। ये है प्रोबेबिलिटी, ये है प्रोबेबिलिटी। देख लो आंसर मैच किया क्या,
आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। 0.1205 है, अप्रोक्सीमेटली 0.12 के बराबर ही होगी, राइट। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको एक लाइन समझ में आ जानी चाहिए, वही एक लाइन का ही पूरा खेल है। बाकी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज काफी सिंपल है, ये आपको समझ आ जाए कि हमें उन दिनों की प्रपोर्शन निकालनी है कि जिसमें कंपनी रिफ्यूज कर रही है डिमांड को। क्यों डिमांड को आप रिफ्यूज करोगे? क्योंकि आपकी कैपेसिटी के ऊपर जा रही है। कैपेसिटी के ऊपर यानी कि आप 2 कास्ट प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन डिमांड 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो 2 से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने इस मेथड से ढूंढ ली, ठीक है। एक बार आप दोबारा देख लेना वीडियो को रिप्ले करके, कहीं पे डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज फिटेड टू दी फॉलोइंग डेटा। तो इस तरीके का डेटा दिया है और यहाँ पे हमें कहा है कि हमें सम निकालना है किसका, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, ठीक है। पहले हम तो इस डेटा को ले लेते हैं यहाँ पर। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और जो डेटा है उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज एक्स आई और एफ आई हमारे पास अवेलेबल है और ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड हमारे पास एफ आई है 76, 74, 29, 17, 3, 1 और टोटल है इसका 200 की है सिग्मा एफ आई, राइट। और यहाँ पे देखो पैटर्न हम वही फॉलो करेंगे जो हमने पहले भी यूज किया है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपने बाइनोमियल के लिए भी किया है। सबसे पहले आपको मीन ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और मीन ढूंढने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो हम सेंट्रल टेंडेंसी में यूज करते थे, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एफ आई एक्स आई अभी ढूंढना पड़ेगा। सो ढूंढ लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये है 74, 58, 51, 12 एंड 5 और इसका टोटल आ रहा है 200 ही। सो लगा देते हैं फॉर्मूला में, तो 200 बाय 200 यानी कि 1, यानी कि मीन इस क्वेश्चन का क्या है, 1 है। और पॉइसन के लिए मीन होता है m, यानी कि m क्या है, 1 है। m के बिना तो ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होता। देखो हमारे पास m आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब x को 0, 1, 2। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N इंटू px। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N ये होता है सिग्मा एफ आई। जो सिग्मा एफ आई है वही आपका कैपिटल N है, यानी कि 200 तो ये है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी जब x 0 है, जब x 1 है, जब x 2 है। और इसके लिए हम यूज करेंगे पॉइसन का फॉर्मूला। तो पॉइसन के फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया पहले आपको P0 रखना है। नाउ P0 याद रखो, P0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, e रेज़ टू माइनस m के बराबर ही होती है। काफी बार मैंने बता दिया ये चीज, ठीक है। सो e रेज़ टू माइनस m है और e रेज़ टू माइनस m यानी इस केस में e रेज़ टू माइनस 1 एंड इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम ढूंढेंगे। और जब मुझे P1 निकालना हो, ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 1, ठीक है, बाय 1 रेज़ टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे नहीं सॉल्व करती हूँ इसको, ये बहुत खिचड़ी पक जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं नीचे करती हूँ प्रोबेबिलिटी जब x 0 है, 1 है। हम कुछ भी निकाले उससे पहले हमें e रेज़ टू माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि m है हमारा माइनस, तो हम हमेशा हम पहले ये वैल्यू ढूंढेंगे e रेज़ टू माइनस m की, ठीक है। और इस केस में अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपकी e रेज़ टू माइनस m की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, एक सेकंड निकाल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2.71828, यस। सो दिस इज 0.3679, ठीक है। सो हमें मिल गई e रेज़ टू m की वैल्यू, दैट इज 0.3679, 0.3679 ये रहेगी, ठीक है। और अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 0 की, 1 की और 2 की। और उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं e रेज़ टू माइनस 1, e रेज़ टू, यस, e रेज़ टू माइनस 1 होगा क्योंकि हमारा m है, m रेज़ टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू है e रेज़ टू माइनस 1 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू होगी 0.3679 के बराबर, राइट।
यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ। तो इसकी वैल्यू है 0.3679 के बराबर, और ये है e raised to minus 1 1 raised to 1 by 1 factorial। सो इसकी वैल्यू भी e raised to minus 1 के बराबर ही है, 0.3679 के बराबर। दिस इज e raised to minus 1 1 का स्क्वायर by 2 factorial। सो इसकी वैल्यू होगी e raised to minus 1 by 2 के बराबर, और इस केस में 0.3679 डिवाइडेड by 2, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0.1839 के बराबर। ठीक है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटीज ही नहीं ढूंढनी थी, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ढूंढनी है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू, यहाँ पे लिखा था मैंने n इंटू px। बस अभी हम n इंटू px करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, n हमारे पास पता है कि 200 है, हम बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनको। ठीक है, मैं इसे थोड़ा हटा देती हूँ यहाँ से, और ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ 0.1839, राइट। सो आप करेंगे 200 इंटू 0.3679 इंटू 200, सो दिस इज 73.58 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 74। ये इसके साथ भी यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 37। सो अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो यस, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 185। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 0 1 2 की, और उसका हमें टोटल करना था, तो वो हमने कर दिया, 185 आ रहा है, तो हमारे हिसाब से आंसर है 185, और जो नियर आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है दैट इज 184। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखो थोड़ा बहुत एरर रहता है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे बहुत सारे यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको एकदम पास पास के आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखो ऑप्शंस में तो वैल्यूज एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो आपके आंसर से जो बहुत ही करीब वैल्यू हो आप उसे चूज कर लेना। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो पूरा क्वेश्चन नंबर 13, पहले आपने मीन ढूंढना है, सिग्मा fi xi by fi यूज करके, वही फॉर्मूला जो सेंट्रल टेंडेंसी में यूज करते थे। उसके बाद एक बार आप मीन ढूंढ लो, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है ऑफ 0 1 2, क्योंकि क्वेश्चन में आपको उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम करना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम करने के लिए आपको उनका प्रोबेबिलिटी जानना जरूरी है, फिर आप उसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स व्हाई, राइट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है, हमें सबसे पहले m पता होना चाहिए। रीड करते हैं क्वेश्चन को। The number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a locality follows Poisson distribution। ठीक है, so number of accidents जो हो रहे हैं वो Poisson distribution को follow करते हैं with an average 2। average 2 है, average यानी मीन ही तो होता है, यानी मीन दे दिया इन्होंने हमें। Out of 500 taxi drivers, what is the number of drivers with at least 3 accidents in a year? यानी at least 3 accidents, कम से कम 3 एक्सीडेंट, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, ये प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। पर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढ के छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें नंबर ढूंढना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है। तो जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसे हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की इस क्वेश्चन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 14, और इस क्वेश्चन में आपको m पहले दे दिया है 2, तो आप जल्दी से e raised to minus m यानी कि e raised to minus 2 की वैल्यू हमें ढूंढ लेनी चाहिए। सो दैट वुड बी 2.71828 raised to 2, ये जल्दी से हमें ढूंढ लेनी चाहिए। यस, तो इसकी वैल्यू आपको अगर आपसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर मिलेगा 0.1353। ये आपको आंसर इसका मिलना चाहिए। आप जल्दी से और हमेशा पॉइसन के क्वेश्चन में e raised to m की वैल्यू ढूंढ लेना आपके लिए एकदम सही काम होगा। Once you do that, आपको पता है कि इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको निकालने के लिए हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 1 2। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 चाहिए, 3 हमें चाहिए, तो हम उसे माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे, 0 1 2 तक ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1 माइनस
p जीरो की वैल्यू किसके बराबर होती है, e रेज टू m के बराबर ही होती है, ये आपको पता है, और इस केस में होगी e रेज टू -2 के बराबर। और p1 अगर हम देखें तो इट इज e रेज टू -2 और इंटू 2 रेज टू 1 बाय 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस e रेज टू -2 2 फैक्टोरियल, वो भी 2 ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हमेशा क्या करते हैं कि हम e रेज टू m उसकी वैल्यू हम कॉमन निकाल लेंगे। इस केस में e रेज टू -2 की वैल्यू हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या रहेगा, अंदर यहाँ पे रहेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा अगेन 2, ठीक है। एंड e रेज टू -2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढ ली थी, सो वो थी हमारी 0.1353 0.1353 0.1353 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा ये। सो 1 माइनस, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.6767, एक सेकेंड, 0.1353 into 5, yes, 1353 into 5, yes. So actually इसका आंसर है 0.6765, राइट। और आप इसे अगर माइनस करते हैं 1 से, so that is 0.3235, यही है प्रोबेबिलिटी जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, लेकिन हमें नंबर पूछा है, तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड नंबर के लिए हम लोग कैपिटल N यानी कि इस केस में 500 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें एक्सपेक्टेड नंबर जानना है और उसका फॉर्मूला होता है PI इंटू कैपिटल N। तो यहाँ पे है 0.3235 इंटू 500। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है, 161.75 which is approximately equal to 162, right? So 162 हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मीन ऑलरेडी गिवन था 2 है, तो आपको जल्दी से e रेज टू -2 की वैल्यू ढूंढ लेनी चाहिए। वंस यू डू दैट, आप प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे जो उन्होंने पूछी है। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी एटलीस्ट 3 की, यानी कि 3 और मोर देन 3 की। तो उसको ढूंढने के लिए हमने ये किया, हमने 1 में से माइनस किया प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2 की, इसे सॉल्व किया एंड देन उसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड नंबर निकाल लिया, जो कि इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना था। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल नॉर्मल काफी ज्यादा दिख गया पहली नजर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि सैंपल है 800 स्टूडेंट्स का, द मीन वेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट आर फाउंड टू बी 50 एंड 20। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास मीन, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी ही चाहिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। और इस क्वेश्चन में तो परोस के दी हुई है। उसके बाद हमें गिवन है कि ऑन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ पे हमें नंबर ढूंढना है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ढूंढने का वही फॉर्मूला, ठीक है, EX इज इक्वल टू PI इंटू N, जो कि आपने यूज किया था वही करना है। यहाँ पे N है आपका 800, कैपिटल N है आपका 800, PI हम ढूंढेंगे, प्रोबेबिलिटी हम ढूंढेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि जो स्टूडेंट है उसका वेट क्या हो, सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है उसका वेट हो 46 से 62 के बीच में, ठीक है। तो इस डेटा को हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। म्यू है इसमें 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 20 और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए हम पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे। सो 50 यहाँ पर आना चाहिए, दैट इज द सेंटर मोस्ट वैल्यू, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट का जो वेट हो शुड बी बिटवीन 46 एंड 62। ना 46 ऑब्वियसली बात है 50 से छोटा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा यहाँ पर, और 62 50 से बड़ा है तो उसके राइट हैंड साइड पे आएगा यानी कि यहाँ पर। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट का जो वेट है वो 46 से 62 के बीच में है, यानी इस एरिया की हमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी हम तभी ढूंढ सकते हैं जब हमें वैल्यूज की स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यानी कि Z वैल्यूज पता। तो Z वैल्यू मीन की तो हमेशा 0 होती है,
और इन दोनों की हमें ढूंढनी पड़ेगी z वैल्यूज। और z वैल्यू ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। सो पहले हम 46 के लिए ढूंढेंगे। सो 46 माइनस 50 बाय 20, ये हमारा z वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो 46 माइनस 50 is -4 and -4 by 20 is nothing but 0.20, right? Negative 0.20 negative, right? तो इसकी आपको मिल गई z वैल्यू, आप लिख सकते हैं इसकी z वैल्यू है -0.46 के लिए। इसी तरीके से हम लोग 62 के लिए भी ढूंढ लेंगे। तो 62 माइनस 50 by 20 मैं कर दूंगी। सो दैट इज 12 by 20 which is equal to 0.6, right? 0.6 positive 0.6, ये भी आपको मिल गई। So once you get these values, अब आपको क्या करना है, अब आप अपने बायोमेट्रिक का टेबल में देखेंगे कि क्योंकि हमें देखो ये टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना पूरी, लेकिन टेबल में हमेशा हमें वैल्यू होती है 0 से लेकर के एक पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू। तो हमें ये वैल्यू सेपरेट मिलेगी और ये वैल्यू सेपरेट मिलेगी, बाद में हम उसे ऐड कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये एरियाज अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो द एरिया बिटवीन 0 एंड 0.2 के बीच का एरिया कितना है, 0.0793, एंड एरिया बिटवीन 0 एंड 0.6 कितना है, 0.2257। यानी कि ये जो एरिया है ये है आपका 0.0793 और ये जो एरिया है ये है आपका 0.2257। ठीक है, और हमें तो ये दोनों एरिया को टोटल करना है, हमें यहां से यहां तक जाना है, यानी ये दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी हमें मिलेगी अपनी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 46 एंड 62। तो जल्दी से हम इसे ऐड कर लेंगे। हम ऐड कर रहे हैं 0.0793 को ऐड कर रहे हैं 0.2257 से। सो हमें मिल रही है प्रोबेबिलिटी 0.305, राइट? ये है प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट का जो वेट है वो 46 से 62 के बीच में होगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, नंबर पूछा है, तो वो जल्दी से ढूंढ लेंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है n into pi। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो n था वो 800 था, pi जो हमें मिला है दैट इज प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 0.305। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 244 स्टूडेंट्स, राइट? तो 800 में से 244 ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका वेट 46 से 62 के बीच में होगा। ये हो जाएगा इसका इंटरप्रिटेशन। और ऑप्शन नंबर बी 244 है, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल थी। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है 46 से 62 के बीच की। तो पहले आप इन्हें हमेशा z वैल्यूज में कन्वर्ट करें और फिर z वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी आपको देखनी होती है, जो कि यूजुअली आपको टेबल से मिल जाएगी या फिर क्वेश्चन में दी होती है। तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन थी 0 से 0.2 की प्रोबेबिलिटी एंड देन 0 से 0.6 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल थी। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो 0 से 0.2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें तो -0.2 से 0 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, टेबल में अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज तो वैसे भी दी नहीं होती हैं, तो आपको टेबल में जब देखें तो आप इसे 0.2 ही ढूंढेंगे। अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती तो आप टेबल में ढूंढते, तो वहां पे आप 0.2 ढूंढते, क्योंकि माइनस वैल्यूज आपको टेबल में नहीं दिखेंगे। सो ये सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, दैट्स इट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ रही हैं ये वीडियोस। कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।